अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक कोण होता है। बच्चों संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 180 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा हम वो करते जाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लिया, यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया ए। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु हमने मान लिया ओ। अब स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, स्पर्श रेखा मान लेते हैं हम, ये गया यहाँ पर ए पर और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई ये। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं बी और सी, जहाँ पर ये कर रही है, और यहाँ से ओ जा रहा है एक बी पर एक रेखा और एक जा रही है सी पर। ठीक होगा बच्चों। अब हमें इसमें क्या दिखाना है कि ये जो एंगल ओ है वो संपूरक है किसके? एंगल ए के। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो स्पर्श रेखा है, जो बिंदु बी और बिंदु सी है, वो केंद्र के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक हो गया। ऐसे एंगल बी और एंगल सी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से जो अब इसका सॉल्यूशन है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक वृत्त है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है, O है। ठीक है, एक अन्य बिंदु A है जो स्पर्श रेखाओं AB व AC पर मिलता है या मिलाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? क्वेश्चन में जैसे कहा है कि जो रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण है वो संपूरक होता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे चतुर्भुज बन रहा है एक हमारा, 1 2 3 4 भुजाएं बन रही है। हमें पता है कि इन चारों भुजाओं का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360। और यहाँ देखो एंगल बी और एंगल सी कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? कितना? 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना? 90 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों। और हम जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360। हमको दिखाना है क्या कि एंगल O प्लस एंगल A बराबर कितना? 180। ठीक है बच्चों, दोनों का योग हमें कितना दिखाना है? 180 दिखाना है। तो यहाँ से देखो 360 आ गया। चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से? एक है हमारा एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल A बराबर कितना? 360। तो यहाँ से देखो एंगल B प्लस एंगल B बराबर एंगल C कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल O प्लस एंगल B का मान कितना? 90 प्लस एंगल C का मान कितना? 90 प्लस में आ जाएगा एंगल A बराबर में कितना? 360। ठीक है, एंगल O प्लस एंगल A बराबर हमें दिखाना है। यही चीज़ हमको क्या करनी है? सिद्ध करनी है, संपूरक दिखाना है कि एंगल O प्लस एंगल A क्या है? एक दूसरे के संपूरक है। तो ऐसे 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो प्लस आ जाएगा एंगल A प्लस 180, 360 आ गया इधर। एंगल O प्लस एंगल A 180 राइट में ले जाएंगे, देखो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180 कितना आ गया? 180। एंगल O प्लस एंगल A बराबर कितना? 180। ये चीज़ बच्चों को सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का अथवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। BL और CM एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC की माध्यिका है तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में दे रखा है 5 BC स्क्वायर। जो चीज़ सिद्ध करनी है बच्चों पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 27 का अथवा सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, ऑलरेडी सब कुछ इसमें क्वेश्चन में ही दिया रहता है। सिद्ध करना है हमें 4 ब्रैकेट में है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू में है 5
बी सी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखेंगे हमें बी एल स्क्वायर, सी एम स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, तो हमें यही वाले तीनों भुजाएं लेनी है, बी एल स्क्वायर, सी एम स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तीनों क्या हैं, कर्ण हैं। तो जब कर्ण मिल जाएंगे हमको तो बाकी इनकी दो भुजाएं हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या बोला है, जो ए बी सी है क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक हो गया। और इसका कौन सा एंगल जो है वो दे रखा है समकोण, क्वेश्चन में दिया है क्या कि ए बी सी, जिसका ए क्या है, समकोण है। क्वेश्चन में दिया है जो एंगल ए है वो क्या है, समकोण है। यहाँ हम ले लेते हैं ए, ऊपर ले लेते हैं हम बी और यहाँ पर सी। और फिर बोला है इनकी जो माध्यिकाएं हैं कौन कौन सी हैं, माध्यिकाएं दे रखी है बच्चों इनमें बी एल और सी एम, बी एल और सी एम। बी से ए क्या आ जाएगी, एल। ठीक है, बी और एल एक माध्यिका हो गई, और एक बोला है सी एम। अब देखो जो सी है, जो माध्यिका, क्या माध्यिका का काम क्या है बच्चों, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटना, तो यहाँ से आ जाएगा सी एम। ठीक हो गया। ये बच्चों बस इसका बन रहा है क्या, डायग्राम। तो अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले बी एल स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, बी एल स्क्वायर, यानी यहाँ देखेंगे अगर हम क्या लेना है इसको, अगर कर्ण लेंगे, देखो बी एल स्क्वायर, सी एम स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, इनको हम क्या कर लेंगे, कर्ण लेंगे। तो ऐसे देखो 90 डिग्री ये, अब कर्ण कभी कब होगा, जब सामने वाला एंगल क्या होगा, समकोण होगा। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज की सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ से देखो बी एल स्क्वायर, सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। देखो बच्चों इसकी जरूरत है या नहीं है बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय से ले लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों कब लगती है, जब दिया हुआ त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए बी सी में बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। हम यहाँ देखो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो एक क्या है, बी सी स्क्वायर है, किसके, कर्ण के रूप में। बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखो ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं एक, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। अब दूसरा क्या है, देखो बी एल स्क्वायर है, तो यहाँ से ले लेते क्या, बी एल देखो किस में आ जाएगा, बी ए एल में या बी एल ए त्रिभुज में। तो अब यहाँ पे लेते हैं कौन सा त्रिभुज, बी ए एल में त्रिभुज ले लेते। जो जो बच्चों यहाँ भुजा दे रखी है वही भुजा हमने लेनी है, किसके रूप में, कर्ण के रूप में। तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे बी, दूसरा है हमारे पास क्या, बी ए एल, त्रिभुज बी ए एल में। तो अब यहाँ त्रिभुज बी एल में देखेंगे, देखो ये हमारा क्या 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी बी एल स्क्वायर देखो कर्ण के रूप में आ गया क्या, बी एल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा क्या, लंब और आधार, लंब हो जाएगा हमारा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों कुछ चीज़ हम क्या इसमें अलग से कर सकते हैं क्या, देखो और बताओ मेरे को। यहाँ पे देखेंगे बच्चों जो ए एल है, ए एल वो किसका आधा है, ए सी का आधा है। बच्चों हम ए सी के रूप में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ए सी, हमें लास्ट में क्या निकालना है, यही बराबर दिखाना है ना, ए सी सॉरी बी सी को स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर दिखाना है किसके, ए बी स्क्वायर बराबर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम ए एल को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम दिखा देते हैं ए एल बराबर हाफ है किसका, ए सी का। ठीक है, तो इस ए एल की जगह हम क्या ले आएंगे, हाफ ए सी। क्यों, क्योंकि हमें बच्चों क्या दिखाना है, 4 भी दिखाना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए एल की जगह आ जाएगा क्या, 1/2 ए सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, बी एल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ एक चीज़ और कर देते हैं क्या, बताओ जल्दी से, कि यहाँ पे हम कर देते हैं 4 से गुणा। 4 से गुणा करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बी एल स्क्वायर मिल जाएगा। देखो लिख देते हैं 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। सेम प्रोसेस बच्चों करेंगे हम किस में, दूसरा में कौन सा दिखाना है, सी एम स्क्वायर। सी एम देखेंगे कहाँ, सी एम स्क्वायर में। तो यहाँ से हम ले लेंगे दूसरा त्रिभुज सी ए एम में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज सी ए एम में। जो चीज़ बच्चों यहाँ करी है सेम फोटोकॉपी करनी है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो सी ए एम, अब यहाँ देखो 90 डिग्री, तो यानी सी एम क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण, सी एम स्क्वायर देखो सी एम स्क्वायर आ गया, बराबर में देखो हमें क्या लाना है,
इधर तो आ जाएगा बच्चों हमारा लंब और आधार, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो एक चीज़ जो हमने अभी यहाँ करी, CM स्क्वायर बराबर, यहाँ देखेंगे बच्चों AM को क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देखो AM बराबर हो जाएगा हाफ क्या AB स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं बच्चों, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं CM स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से आ जाएगा 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर से यहाँ क्या करेंगे हम 4 से गुणा, क्योंकि हमें देखो यहाँ भी क्या चाहिए 4 CM स्क्वायर चाहिए, लिख लेंगे 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 CM स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे बच्चों हमको 3 समीकरण मिल गए, हम तीनों समीकरण से क्या करेंगे, हम ले लेंगे समीकरण दूसरे और तीसरे को जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4 CM स्क्वायर प्लस 4 BL स्क्वायर, देखो 4 BL स्क्वायर प्लस 4 CM स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा हमारा BC चाहिए, हमें 5 BC चाहिए। तो देखो जब हम इन दोनों समीकरणों को यानी समीकरण नंबर कौन सा दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे, तो बच्चों जो हमको चाहिए यहाँ क्या BC स्क्वायर मिल जाएगा। लिखेंगे हम समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो 4 BL स्क्वायर आ गया समीकरण कौन से 2 से, और ऐसे ही समीकरण 3 से आ गया 4 CM स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो हमारे पास क्या है 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू में देखो 4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ जाएगा क्या 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 AC स्क्वायर। यहाँ से भी ले लेते क्या 5 कॉमन, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कहाँ गया हमारा समीकरण नंबर 1, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर। तो देख लेते हैं यहाँ पे 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, तो यहाँ से दोबारा से एक बार लिख लेते हैं 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू में देखो 5 AB प्लस AC क्या लिख सकते हैं यहाँ पे AB प्लस AC को BC स्क्वायर, तो ये आ गया BC स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, जिसको हमें सिद्ध करना था वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल चुकी है। देखो 4 BL स्क्वायर सॉरी 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू दिखाना था हमें किसके 5 BC स्क्वायर के। तो बच्चों कमेंट में एक बार जरूर बता देना इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों आपके ज़्यादातर जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक कुआं बना लेते हैं, ठीक है, मान लिया ये कुआं है हमारा, और कुआं हमेशा कैसे रहता है इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और अगर यहाँ देखेंगे तो क्या बन रहा है बच्चों, एक हमारा बेलन टाइप बन रहा है, और इसमें से क्या की है कुछ मिट्टी खोद के, मानो ये मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी को क्या किया है यहाँ से खोदा है और यहाँ पे एक चबूतरा टाइप बना दिया है, ठीक है, चबूतरा टाइप बना दिया है। अब बच्चों ये जो चबूतरा बनता है हमारा किस टाइप का बनेगा, घनाभ के आकार का बनेगा। तो हमें क्या बताना है, अब इस जो ऊपर जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई निकालनी है, यानी ये चीज़ निकालनी है हमको हाइट, और इसकी क्या दे रखी है हमको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ सीखने वाली है या जानने वाली चीज़ है क्या, कि जो मिट्टी हम उसमें से निकाल रहे हैं, किसमें से, कुएं के अंदर से निकाल रहे हैं, वही मिट्टी तो हम कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर चबूतरे में लगा रहे हैं। तो जो आयतन किसका होगा, इस कुएं का आयतन होगा, वही आयतन किसका हो जाएगा बच्चों, ऊपर चबूतरे का आयतन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों का आयतन बराबर है, यानी यहाँ से अब अगर हमें क्या निकालनी है, चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, तो हम क्या लिख लेंगे कि कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुएं से निकाली गई
मिट्टी से ही चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है, चबूतरे का निर्माण हो रहा है अतः क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन, अतः चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, कुएं के आयतन के, कुएं का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन। अब देखो बच्चों चबूतरा किसके आकार का बन रहा है, घनाभ के आकार का, तो यहाँ से घनाभ का निकालेंगे हम, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ऐसे कुआं बच्चों किसके आकार का है, बेलन का, और कुएं का तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब यहाँ देखो दोनों की जो हाइट है हम उसको, यहाँ हाइट जो दे रखी है अलग अलग दे रखी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, अलग से लिख लेंगे यहाँ पे, माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच मान लेते हैं। बच्चों हम कैपिटल एच क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हाइट हमारे पास 2 दे रखी है, अगर हम दोनों को अगर स्मॉल एच मानेंगे तो हम यहाँ किसके कुएं की जो मिट्टी का आयतन हमें निकालना है, वहाँ हम जो हाइट दे रखी है कुएं की हाइट, वो हम नहीं रख सकते किसकी जगह पे, यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी, तो हम क्या मान लेते हैं, चबूतरे का आयतन मान लेते हैं हम किसको, कैपिटल एच को। ठीक हो गया, तो L इंटू बी इंटू एच हो गया हमारा किसका, चबूतरे का आयतन, और कुएं का आयतन कैसा, बेलन के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें निकालना है ये, तो बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं हम राइट साइड में, तो यहाँ से आ गया एच पाई आर इंटू एच, अपन में आ जाएगा L इंटू बी। अब जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो हम रख लेते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा रेडियस। बच्चों इसकी कितनी रखी है बताओ आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को। बच्चों जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर के पहले पेपर को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों L है हमारा कितना, रेडियस है इसकी कितनी, 7/2। क्यों, क्योंकि व्यास दे रखा है बच्चों कितना, व्यास दे रखा है 7। ठीक है, तो रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, यानी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी 7/2 गुणा 7/2। और ऊंचाई बच्चों इसकी कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ के ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई दे रखी है बच्चों इसकी कितनी, 20 मीटर गहरा। देखो 20 मीटर गहरा यानी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी ऊंचाई कितनी, 20 मीटर। अपॉन में क्या आ जाएगा, उसका दे रखा है हमें क्या, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई निकालनी है कितनी 20 क्या क्या दे रखा है 22 गुणा 14। तो यहाँ से जो इसकी लंबाई हो गई 22 गुणा चौड़ाई हो गई 14। अब इक्वल टू में क्या है h। अब इसको सॉल्व करके लाना है हमें क्या, h का मान। तो इस 7 से हो जाएगा 7 कट, इस 2 से ये हो जाएगा 10 बार, इस 2 से हो जाएगा ये 5 बार। ठीक हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या बचा हमारे पास, 22 गुणा 7 गुणा 5 बट्टे हमारे पास 22 गुणा 14। इस 22 से ये 22 हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 कट, आ गया कितना 5/2। इसको सॉल्व कर लेते कितना जाएगा 2 दूनी 4, और फिर यहाँ से बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। देखो ये हो गया 2 का अगर 5 में भाग देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2.5 मीटर। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं बच्चों, जो चबूतरे की ऊंचाई है कितनी 2.5 मीटर है। तो लास्ट में आप जरूर जो भी हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, लास्ट में जो चीज़ हमसे पूछी है उसका लास्ट में जरूर लैंग्वेज लिख देना है कि चबूतरे की ऊंचाई, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितनी 2.5 मीटर। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए इसके जो आकृति जिस टाइप की बनेगी उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है भवन और एक है क्या मीनार।
ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में क्या कर रही होंगी, टच कर रही होंगी। अब क्या बोला है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार हम मान लेते हैं ये, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से यानी जहाँ पर इसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा है, भवन के पाद बिंदु से, यानी यहाँ से ये भवन का पाद बिंदु हमने मान लिया, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार दे रखा है कितना, ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, तो हमें क्या बताना है भवन की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, इसको पहले नाम दे देते हैं हम A B C D, ठीक है, और कोई पॉइंट हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ से हम ये कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। तो मान लेते हैं, माना जो चीज़ हमको निकालनी है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का, 9.1 में लगभग हमारे पास हैं 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें इसमें से एक क्वेश्चन जो आता है 6 नंबर का, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन किसमें, हमारे एग्जाम में। तो हमने मान लिया माना भवन की ऊंचाई, जो चीज़ हमसे पूछी है क्वेश्चन में। और फिर अगर हम देखें यहाँ एंगल दे रखा है 30 और 60, तो यहाँ बच्चों देखेंगे हमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को अगर हम समझना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि ये चीज़ हमको दे रखी है और ये चीज़ हमको निकालनी है, क्यों, क्योंकि अगर हम ये चीज़ निकाल लेंगे और एक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात के फॉर्मूले हैं वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये बट्टे ये या ये बट्टे ये। तो यहाँ से देखेंगे हम बच्चों, हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखो ये वाला अगर हम एंगल ले रहे हैं कौन सा, ACB त्रिभुज ले रहे हैं हम, कौन सा ACB एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी बच्चों, लंब। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो जब 90 डिग्री एंगल बनता है यानी त्रिभुज जो होता है समकोण होता है, तब उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। और अगर 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है तो सम्मुख भुजा बच्चों में से क्या होती है, लंब होती है। तो हमें लंब दिया है और आधार निकालना है, लंब दिया है आधार निकालना है, यानी लंब बट्टे आधार। अगर हमने जो फॉर्मूले देखे थे चैप्टर 8 में क्या होते हैं, लाल बट्टे कक्का करके याद हमने किया था, लंब और आधार वाला। तो यहाँ देखो लंब बट्टे कर्ण किसका, साइन, और आधार बट्टे कर्ण किसका, कॉस, और लंब बट्टे आधार किसका हो जाएगा, टेन का। तो देखो लंब बट्टे आधार किसके लिए आ जाएगा, टेन। तो यहाँ से ले लेते हैं हम त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा बच्चों, 10, एंगल दे रखा कितना 60 डिग्री, 10 60 इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है BC और आधार है हमारा AB। 10 60 का मान बच्चों कितना होता है, √3। BC का मान बच्चों कितना दे रखा है, यहाँ पे BC दे रखा है 50, और AB का मान हमें निकालना है, तो AB को हम रख लेते हैं ऐसे ही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से देखो ये आ जाएगा AB √3 बराबर में आ जाएगा 50। तो यहाँ से AB बराबर कितना आ जाएगा, 50 बट्टे में √3 मीटर। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा आधार, आधार आ गया। अब यहाँ देखो बच्चों ये वाला दे रखा है और हमें ये निकालना है, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ का एंगल बन रहा है तो इसकी सम्मुख भुजा ये 90 डिग्री नहीं है, तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, लंब। और क्या दे रखा है बच्चों हमको, आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि यहाँ लगा सकते हैं हम 10 30। तो यहाँ से हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या आ जाएगा, देखो इसकी सम्मुख भुजा लंब यानी 10 30 बराबर आ जाएगा, लंब कितना दे रखा है AD, और आ जाएगा हमारा क्या दूसरा बट्टे में AD बट्टे आधार यानी AB। ठीक हो गया। 10 30 का मान कितना, 1 बट्टे √3। AD का मान बच्चों निकालना है, और AD को हमने क्या माना है H बट्टे AB का मान अभी हमने निकाला कितना, 50 बट्टे √3। ठीक होगा। इस रूट को ले जाएंगे हम कहाँ, ऊपर, यहाँ देख लेते हैं 1 बट्टे √3, और इधर आ जाएगा √3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा √3H, और अपॉन में क्या आ जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो √3 के गुणा √3 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 3H बराबर में 50। H का मान निकालना था, आ गया 50 बट्टे 3। ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग देंगे किसमें, 50 में, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 0 ले लिया, 3 छंग 18,
कितना बचा 2 पॉइंट लगाया 0 3 छंग 18, ठीक है। फिर 2 बचा, अब ये देखो बार बार आता रहेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16.7। तो यहाँ से हाइट जो आगे कितनी आगे बच्चों 16.7 मीटर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे पहले जैसे कहा है कि एक सीधा राजमार्ग है एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लिया हमने ये क्या हमारी मीनार है और एक राजमार्ग है। राजमार्ग यानी मेन हाईवे, हम बोल सकते हैं कि ये एक हाईवे है जो सीधा कहाँ तक गया, मीनार के पाद बिंदु तक गया। पाद बिंदु यानी जहाँ पर मीनार क्या हो रही है, सबसे नीचे हिस्से पर, ठीक है, सबसे मीनार जहाँ पर ख़त्म हो रही है, पाद बिंदु तक गया। फिर आगे क्या है, मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी। अब यहाँ पर कोई क्या है, आदमी खड़ा है। आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। यहाँ से ये देख रहा है एक कार को जो कितने डिग्री के एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका अवनमन, अवनमन मतलब होता है बच्चों ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल यानी कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक हो गया बच्चों। तो जब यहाँ से ये देख रहा है कार को आते हुए तो पहले कितना है 30 डिग्री। फिर क्या करती है कार, आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि समान चाल से जाता है। फिर आगे है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड हुए और ये कार क्या हो गई, यहाँ से चल के आगे आ गई। यहाँ पर अब कितने डिग्री बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो हम यहाँ मान लेते हैं जस्ट पहले बन रहा है 30 डिग्री और फिर जो दूसरा वाला एंगल बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये हो गया बच्चों आकृति हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक होगा बच्चों, आकृति में आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब इसका निकालते हैं क्या सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक समय लग रहा है इसको 6 सेकंड, बट हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है किसकी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लग रहा है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं माना सी डी एक राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 29। माना क्या सी डी एक राजमार्ग है, राजमार्ग है, ठीक है। राजमार्ग मान लिया किसको, सी डी को, और ए बी क्या है, मीनार है, ए बी मीनार है। ठीक हो गया। देखो सी डी क्या हो गया हमारा, एक राजमार्ग है और ए बी क्या है, एक मीनार है। सी कार की पहली स्थिति, यहाँ पे जहाँ सी पहले है वहाँ पे क्या है, इसकी पहली स्थिति है। मान लिया सी कार की पहली स्थिति, सी कार की पहली स्थिति है। फिर उसके बाद देखो क्या है कि ये सी से डी पर कितने सेकंड में पहुंच रही है, 6 सेकंड में पहुंच रही है। हम लिख लेते हैं सी से डी तक कार 6 सेकंड में पहुंच रही है। 6 सेकंड में पहुंचती है। इसमें हमको निकालना क्या है बच्चों कि बी से डी तक पहुंचने में कितना समय लिया गया, ठीक है, यानी निकालना, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बी से डी पर, सॉरी डी से बी पर, डी से बी पर पहुंचने में कार को लगा समय। ये चीज़ हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बच्चों, यहाँ समझ लेते हैं करेंगे क्या। सबसे पहले देखो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए, ये दूरी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों समय दे रखा है, दूरी हम निकाल लेंगे। जब दूरी हमें यहाँ पता चल जाएगी तो एक फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारे पास यहाँ मिल जाएगी जब हम इसको करेंगे क्या, लंब बट्टे आधार लेकर के। दूरी पता चल गई, समय पता चल गया, चाल निकाल लेंगे। इस चाल को हम रखेंगे इसके लिए डीबी का समय निकालने के लिए। देखो दूरी निकाल लेंगे लंब बट्टे आधार के फॉर्मूले से, ठीक है। दूरी चल जाएगी पता और यहाँ से हमें मिल जाएगा चाल। फिर समय बराबर दूरी बट्टे चाल का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ का समय ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम tan 60। क्यों बच्चों हम tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार किसके लिए होता है, tan के लिए होता है। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। तो यहाँ लेंगे हम त्रिभुज
कौन सा पहले, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो आ जाएगा एंगल दे रखा है बच्चों कितना 60, tan 60 बराबर देखो हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे हो जाएगा बी डी, ठीक होगा। tan 60 का मान बच्चों कितना होता है √3, ए बी का मान इसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर बट्टे में आ जाएगा क्या बी डी, हमें दूरी चाहिए बी डी की तो यहाँ से हम बी डी का मान निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना बी डी √3 बी डी बराबर में आ जाएगा ए बी, ठीक हो गया। अब बी डी का मान चाहिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी बराबर आ जाएगा ए बी बट्टे में कितना √3, बी से डी तक की हमको दूरी पता चल गई। अगर हमको चाल पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो चाल है वो कितनी है तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब हमें इन तीनों में से कुछ भी निकालने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमें समय निकालना है तो दूरी और चाल पता होनी चाहिए, अगर चाल निकालनी है तो दूरी और समय पता होना चाहिए। यहाँ देखो सी और डी का हमें समय पता है, जैसे अब हमने ये बी डी की दूरी निकाली वैसे हम निकालेंगे सी डी की दूरी, समय पता चल जाएगा, दूरी पता चल जाएगी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे चाल इन दोनों की, ठीक है। अब फिर यहाँ देखो अब ये दूरी अभी हमने निकाल ली, बी डी की दूरी निकाल ली, अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा यहाँ से क्या चाल, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे इन दोनों के बीच का समय। तो ये हमने ले लिया tan 60 के लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा त्रिभुज, एंगल देखो यहाँ की दूरी पता चल गई, अब ये दूरी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला अब ले लेंगे हम कौन सा एंगल, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में सेम हो जाएगा देखो tan लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से tan एंगल दे रखा है 30, ए बी बट्टे हो जाएगा क्या बी सी, देखो ए बी बट्टे में आ जाएगा बी सी, तो यहाँ से देखो tan 30 का मान कितना होता है बच्चों 1 बट्टे √3 बराबर में देखो ए बी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बी सी को देखो बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से इसकी क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास ए बी √3 ए बी बराबर में आ जाएगा बी डी प्लस डी सी, और यहाँ पे अगर देखेंगे बी डी का मान अभी हमने निकाला कितना ए बी बट्टे √3, ये मान हम रख देते कहाँ पे इसमें, इसको मान लेते समीकरण 1, तो समीकरण 1 से यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से बी डी का मान रखने पर, ये बच्चों हम किसके लिए कर रहे हैं अब यहाँ सी और डी के बीच की दूरी निकालने के लिए, बी डी का मान यहाँ रख देते तो आ जाएगा √3 ए बी बराबर बी डी का मान अभी हमने निकाला कितना ए बी बटे √3, यहाँ देखो ए बी का ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या बी डी का मान रख देते हैं यहाँ पे ए बी बट्टे में आ जाएगा कितना √3 प्लस आ जाएगा डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ना करा करके इसको ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, √3 ए बी देखो ये इधर प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, यानी लेफ्ट साइड लाएंगे आ जाएगा किसमें माइनस में, इक्वल टू में आ जाएगा डी सी, यही तो निकालना है। देखो डी और सी के बीच के हमें क्या होनी चाहिए दूरी पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखो इसका हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा कितना √3, ठीक है, इसके अपन में ले लेते हैं हम कितना 1, तो हर बराबर करा कितना आएगा √3 आएगा, एक का भाग देंगे √3 में कितनी बार जाएगा √3 की गुणा कराएंगे मिक्स में √3 में तो आ जाएगा 3 ए बी, माइनस में हमारे पास कितना है ए बी इक्वल टू में आ जाएगा डी सी। अब यहाँ देखो 3 ए बी माइनस ए बी करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 2 ए बी बट्टे में √3 बराबर आ गया डी सी। ये बच्चों हमें क्या मिल गया डी सी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों की यानी डी और सी के बीच की दूरी मिल गई कितनी 2 ए बी बट्टे √3। अब हमको यहाँ की भी दूरी पता चल गई, यहाँ की भी दूरी पता चल गई। अब हमें क्या दे रखा है समय दे रखा है कहाँ से सी से डी तक जाने में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी से डी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, समय कितना दे रखा है 6 सेकंड। एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ देखो बच्चों सी और डी के बीच की अभी हमने दूरी निकाली, देखो सी और डी के बीच की दूरी निकाल ली है, समय हमको क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेकंड, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं चाल, चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। दूरी देखो सी और डी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 ए बी अपॉन में कितना है √3 और पूरे के बट्टे में समय कितना दे रखा है 6 सेकंड, तो बट्टे में आ जाएगा कितना 6। अब इसके अपॉन में ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास चाल बराबर आ जाएगा
ये एक सबसे ऊपर चले जाएगा तो 2ab इंटू आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 गुणा √3, 6 गुणा √3, ये हो जाएगा देखो 2 3 6, ठीक है। तो आ जाएगा ab बट्टे में आ जाएगा 3√3, ये क्या मिल गया बच्चों हमको चाल। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कहाँ से कहाँ तक, d से b तक जाने में कितना समय लग रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं d से b तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी पता है क्या बच्चों हम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक d और b के बीच की दूरी पता है क्या हमको। देखो जो सबसे हमने समीकरण लिखा था पहला वाला db या bd, देखो db या bd सेम, ठीक, कितना है ab बट्टे √3, ये क्या है दूरी, ab बट्टे √3 ये है दूरी। और चाल अभी हमने निकाली कितनी, ab बट्टे में कितना 3√3। सेम चीज़ करेंगे, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर और दूसरे वाला जाएगा तीसरे के साथ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 3√3 ab बट्टे में आ जाएगा √3 ab। इस √3 से √3 हो जाएगा कट, ab से ab कट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया समय, देखो समय तो निकाल रहे हैं, लगा समय बराबर देखो यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में समय, और समय हमने निकाला कितना आ गया बच्चों 3 सेकंड। तो यहाँ से लास्ट में आप लोग लिख देना कि d से b तक कार को जाने में लगा समय बराबर कितना 3 सेकंड। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों इस पूरे पेपर का क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी 30 नंबर। ये जो क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा माध्यक से रिलेटेड, माध्यक बहुलक से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें बोला है माध्यक पद निकालिए, और इसमें 2 टेबल दे रखी है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है और दूसरा बारंबारता दे रखी है। वो चीज़ हमको पहले यहाँ हम क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, वर्ग अंतराल, दूसरा है बारंबारता। बारंबारता पहला दे रखा है 140 से कम, और फिर दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा क्या है 140 से 145, 145 जो हमें दे रखा है 145 से 150, फिर 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, अंतिम दे रखा है 165। इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है 5। बारंबारता दे रखा है पहला है 4, फिर है 7, फिर है 18 और फिर दे रखा है 11 6 5, 11 6 5, ठीक है बच्चों। अब माध्यक पद निकाल, देखो हमेशा जब भी माध्यक निकालने के लिए कहा होगा तो हम हमेशा पहले क्या निकाल लेंगे CF निकाल लेंगे, ठीक है। CF बच्चों किसे बोलते हैं, संचयी बारंबारता, वो भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं बच्चों आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो अब सीख जाएंगे। संचयी बारंबारता क्या करते हैं बच्चों, जो यहाँ पद की हमारी क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है, उसमें हम उससे पिछले वाला पद क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो यही हमारा पहला पद है, अगर हम इसको ऊपर देखें तो 0 है, ठीक है। तो 0 + 4 करेंगे आ जाएगा 4, ऐसे ही फिर 7 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 11, ऐसे ही फिर 18 + 11 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 29, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ के देखो आया कितना 29, अब इन दोनों को जोड़ के बच्चों कितना आ जाएगा 40, इन दोनों को जोड़ के 46 और इन दोनों को जोड़ के 51, ठीक है बच्चों। जो यहाँ अंतिम पद आएगा किसमें, संचयी बारंबारता में, वही होगा क्या बारंबारता का योग यानी n, कितना आ गया 51। ये चीज़ हमको मिल गई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे पहले हम निकालेंगे माध्यक पद, क्यों, क्योंकि देखो जो माध्यक का फॉर्मूला आता है उसको अगर हम देखें क्या होता है L प्लस में n/2 माइनस CF बट्टे में F इंटू H। यहाँ पे H क्या है बच्चों, वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो, ठीक है। CF अभी हम पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, n/2 यानी ये आ जाएगा n/2 बोलते हैं हम माध्यक पद को, ठीक है। माध्यक पद निकालते हैं हम n/2 से, n का मान 51 बट्टे में 2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25.5। अब ये देखना है 25.5 किसके आसपास है, संचयी बारंबारता में देखेंगे इसके आसपास है, ठीक है। तो बच्चों CF हमें ये नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ कई लोग बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज लेते हैं, माध्यक पद निकालते हैं उसको देख लेते हैं किसके आसपास है, तो उसी को क्या बना देते हैं CF बना देते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपने यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सिर्फ जो हमें CF मिला उसके सामने वाले को हमने क्या लेना है, F के रूप में लेना है। तो देखो यहाँ से हम F लिख लेते हैं कितना 18,
ठीक है। जो संचय बारंबारता है हमारी यहाँ से 90 पद से निकल के आई है, उसके फ्रंट वाली हमने सारी चीज़ें लेनी है। यहाँ से मिल जाएगा, देखो बारंबारता को हम दिखाते हैं किससे, f से। कितना आ गया, f बराबर 18। फिर देखो उसके सामने वाला जो ये रहेगा पहला पद, उसको हम दिखाते हैं किससे, l से। कितना है, 145। और इनके बीच का जो अंतर होगा उसको दिखाते हैं हम किससे, h से। कितना दे रखा है, 5। अब देखो n/2 कितना मिल गया, n/2 दे रखा है, देखो 25.5। कहाँ, यहाँ पर n/2 मिल गया, और l मिल गया, f मिल गया, देखो l मिल गया, f मिल गया, h मिल गया, n/2 मिल गया। क्या रह गया, CF। तो बच्चों CF क्या होता है, f के क्रॉस में जो भी रहेगा, देखो ये है हमारा f, तो इसके क्रॉस में बच्चों कितना है, 11। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, CF। तो यानी CF का मान कितना मिल गया, 11। सारी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ रख देते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी होता है, 6 नंबर फ्री के दे रखे हैं हमारे क्लास 10th के एग्जाम में, कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं। L दे रखा है 145 प्लस n/2 25.5 माइनस CF कितना दे रखा है, CF हमने लिखा भी कितना, 11 बट्टे में F कितना, 18 गुणा में H कितना दे रखा है, 5। सॉल्व कर लेते हैं। 145 प्लस 25.5 माइनस 11 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 14.5। इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा कितना, 14.5 गुणा में है 5 बट्टे में 18। अब देखो 145 प्लस 14.5 गुणा 5 करेंगे बच्चों, बताओ कितना आ जाएगा। देखो 5 पंजे 25, हाथ लगा 2, पॉइंट लगाया। ठीक है, 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, हाथ से लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, कितना आ गया, 72.5। ठीक है, और बट्टे में कितना है, 18। अब 72.5 में अगर हम 18 का भाग देंगे तो बच्चों सॉल्व करके आएगा 4.02, 4.02। ठीक है बच्चों, भाग देना आप लोगों ने अभी तक सीख लिया होगा। प्लस में है 145, 145 प्लस 4.02 करेंगे, कितना आ जाएगा, 145 प्लस 4 को जोड़ेंगे 149.02। ठीक हो गया बच्चों। तो जो हमारा माध्यक निकल के आया कितना आ गया, 149.02। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्यक बराबर 149.02। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा जो पेपर था 2020 का, ये भी हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। और अब जो बच्चों हम नेक्स्ट पेपर करेंगे 2021, यानी कोरोना के टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर 2022 का, जो लेटेस्ट पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर 2021 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।